Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are alright, and today we are going to start off with the part number 3 of the chapter Light, Reflection and Refraction. Okay, so सभी mention करेंगे, this is part number 3 of the chapter. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में बेसिकली हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था कि मिरर्स किस तरीके से रिफ्लेक्शन शो करते हैं, प्लस मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स की भी इंट्रोडक्शन दी थी. ठीक है. सो जल्दी से क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. ठीक है. सो फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास पूरा रिवाइज करेंगे. सबसे पहले हमने देखा था कि सोर्स ऑफ लाइट और हमारी जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बेसिकली वो क्या होती हैं, और ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम. ओपेक मीडियम जो कि लाइट को पास होने नहीं देता, और ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से लाइट पास पूरी हो सकती है. ठीक है. फिर हमने बात करी थी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो खुद ही सोर्स ऑफ लाइट होती हैं, और वहीं पर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या करती हैं, जो सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है, जो सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आती है वो उसी को रिफ्लेक्ट करती हैं. ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं. दिस इज़ दी नॉर्मल, दिस इज़ इंसिडेंट एंगल, दिस इज़ रिफ्लेक्टेड एंगल. सो ये होती है अपनी रिफ्लेक्शन वाली कहानी. ओके. उसके बाद हमने नेचर ऑफ लाइट भी पढ़ा था. नेचर ऑफ लाइट में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है वो कहती है, जो हमारी लाइट की जो मॉडर्न थ्योरी है ना, जो लाइट का नेचर एक्सप्लेन करती है, दैट इज़ दी मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. ठीक है, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में इन डिटेल पढ़ोगे. सो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लाइट जो होती है वो ना ही पार्टिकल है ना ही वेव है, बल्कि दोनों का मिक्सचर है. सो दिस वाज अबाउट योर मॉडर्न क्वांटम थ्योरी. उसके बाद हमने स्टार्ट करी थी कहानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, जिसके कुछ लॉज होते हैं वो भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस करे थे. ठीक है. लॉ नंबर 1 क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. ठीक है. और दूसरा लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करती है. ठीक है. ओके. सो ये रहा हमारा एक डायग्राम. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे. ऑल्सो गाइस, ये जो एरो है ना, ये मार्क ज़रूर करना. अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से बना दोगे तो टीचर को समझ नहीं आएगा कि आपने ये इंसिडेंट रे बनाई है या ये रिफ्लेक्टेड रे बनाई. ठीक है. इसका कोई मतलब ही नहीं है, खुद में ये कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा. ठीक है. सो हमेशा एरो लगाओगे इस तरीके की. एरो का मतलब है कि ये जो लाइट रे है ये सरफेस पे हिट होने जा रही है. सो दिस विल बी द इंसिडेंट रे. ठीक है. और अगर यहाँ पर भी ऐसा एरो बना रहे हो इस साइड, दैट मीन इट इज़ दी रिफ्लेक्टेड है. सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप कभी एरो लगाना भूल जाते हो, सो अभी आप प्रैक्टिस करो बहुत बार कि आप एरो लगाना कभी ना भूलो. ठीक है. उसके बाद हमने जो है ये समझा था कि ये जो लॉज होते हैं वो हर एक मिरर पे एप्लीकेबल होते हैं, और आज बेसिकली हम इस डायग्राम को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. ठीक है. फिर ये रूल्स होते हैं जो कि प्लेन मिरर अपनी इमेज फॉर्मेशन में फॉलो करते हैं. हमेशा प्लेन मिरर जो सिंपली आपका ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर होता है, वहाँ पर आप देखना लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट और सेम साइज़ की बनेगी, प्लस सेम डिस्टेंस भी होगा. उस मिरर के आप जितनी दूरी पे खड़े हो उतनी ही दूरी पे पीछे की तरफ मिरर के आपकी इमेज बनती है. ठीक है. और हमें लगता है कि वो इमेज पीछे की तरफ बनी है, इसीलिए हम उसको वर्चुअल कहते हैं. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना वर्चुअल कैसे बनती है इमेज. वो इमेज रियल इमेज नहीं होती, दैट इज़ वर्चुअल, नॉट रियल. ओके. नाउ ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा एक साथ रहेंगे. वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल और इन्वर्टेड, ये दोनों
मतलब ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स हमेशा एक साथ रहती हैं। आज हम जो बेसिकली रे डायग्राम्स वगैरह बनाएंगे सो उनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एक्टिविटी मैंने करके भी दिखाई थी लास्ट क्लास में, आपको बताया था कि स्पून की जो इस तरीके की जो सरफेस होती है दैट इज़ द कॉनकेव सरफेस, एंड जो बाहर की तरफ इस वाले पोर्शन बाहर से अगर मैं बात करूँ सो दिस इज़ द कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। और आई होप आपने कमेंट्स में तो आंसर दे ही दिया होगा कि आपकी ऑब्जर्वेशंस किस टाइप की रही जब आपने उस मिरर स्पून से मिरर की तरह अपनी बॉडी मतलब कि अपना फेस वो सब देखने की कोशिश करी, तो वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, रियल बनी, या फिर आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बन सकती है, इरेक्ट बन सकती है, रियल बन सकती है ना, इन्वर्टेड बन सकती है। सो यही सब केसेस हो सकते हैं। फिर हमने कर्व्ड मिरर की बात करी थी जिसका पार्ट है स्फेरिकल मिरर जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद दी पोल। पोल क्या होता है बेसिकली, अब देखो जो स्फेरिकल मिरर है आज हम कनकेव मिरर को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो कनकेव मिरर में बहुत सारे रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, लगभग 4 रूल्स होते हैं, ठीक है। 4 रूल्स होंगे वो जिनको हमें पढ़ना है, और उनके बेसिस पे हमें जब ऑब्जेक्ट को हम इधर रखेंगे तो क्या होगा, इधर रखेंगे तो क्या होगा, इधर रखेंगे तो क्या होगा इमेज का, ठीक है। और ये जो इधर 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 रखना है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जिनको हम कभी पोल कहते हैं, कभी फोकस कहते हैं, वो हम आज की क्लास में समझेंगे। ये पोल क्या होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि नॉर्मल लाइन कैसे बनती है स्फेरिकल मिरर्स में, और फिर हम इस डायग्राम से सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, पहले आप रिकैप्चुलेट करो लास्ट क्लास का। देखो ये क्या है आपकी, मान लो कि ये है आपकी पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, दिस इज़ योर पॉलिश्ड सरफेस, और ये है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि यहाँ पर जो लाइट रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी, ठीक है। सो ये क्या हो गई आपके, जस्ट अ सेकेंड, this will be your reflecting surface, okay। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाले केस में क्या होने वाला है, ये वाली साइड जो है दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और मेनली हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ही टर्म्स में बात करेंगे, क्योंकि जो मेन लाइट के लॉज वगैरह हैं वो सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे काम करेंगे ना। पॉलिश सरफेस का तो हमें क्या ही करना है ना, वो तो पॉलिश हो गई, अब उससे रिफ्लेक्शन में हेल्प हो रही है बस। तो मान लो इस मिरर में जो है ये वाली सरफेस जो है पॉलिश्ड है, ठीक है, दिस इज दी पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि ये वाली सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो जल्दी से बताओ, अगर इधर वाली यानी कि इस तरीके के मिरर में अगर यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई करती है सो ऐसे मिरर्स को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। यस, अगर इस तरीके से हो हमारा मिरर और ये वाली जो मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इधर अंदर की तरफ घुसी हुई हो, है ना, और बाहर की तरफ हमारी पॉलिश्ड सरफेस हो, सो वैसे मिरर्स का नाम क्या होता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर याद रहेगा ना, क्योंकि ये जो हमारी रिफ्लेक्ट करने वाली जो रेज होती हैं यानी कि इंसिडेंट रे वो एक केव लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेवल करती हैं। सो दिस इज दी कॉनकेव मिरर, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया सभी को, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमें क्या समझना है, देखो लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड, लाइट यहाँ से आएगी इस मिरर पे, ठीक है, दिस इज द कॉनकेव मिरर। अब मैंने आपको बता दिया, मैं ये हटा रही हूँ, अब ये सपोज रखना आप इस बात को कि दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। सो अब देखो यहाँ से लाइट आ रही है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है ये वाली, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिव सरफेस को, पूरी रिफ्लेक्टिव सरफेस को हम अगर देखें सो इसको कहा जाता है क्या, जस्ट अ सेकेंड, पूरी रिफ्लेक्टेड सरफेस को अगर हम देखें सो दिस इज नोन एज दी अपर्चर, ठीक है। और अपर्चर का जो मतलब मिड वाला पॉइंट होता है दैट इज नोन एज दी पोल, अपर्चर का मिड पॉइंट इज नोन एज दी पोल, ठीक है। और हमारा फोकस क्या होता है, फोकस तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लेते हैं।
बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमें समझना होगा स्फीयर से। देखो अब स्फीयर में क्या होता है, ये बेसिकली स्फीयर का ही पार्ट है ना। हमारा कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर स्फीयर के ही पार्ट होते हैं। सो ये क्या है हमारा, मान लो कॉन्केव मिरर है और ये एक्चुअल स्फीयर है जिसका ये पार्ट है। लेट्स सपोज मैं इसी को अगर कंप्लीट कर दूँ इस तरीके से, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, इस कॉन्केव मिरर के पार्ट है जो, मतलब कि जो स्फीयर का पार्ट है कॉन्केव मिरर, अगर मैं कॉन्केव मिरर को कंप्लीट स्फीयर की फॉर्मेशन कर दूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा स्फीयर, ठीक है। सो लेट्स सपोज हम इतना कॉन्केव मिरर हिस्सा ले रहे हैं कॉन्केव मिरर का, ओके। सो अब अगर मैं स्फीयर की बात करूँ, सो हमेशा स्फीयर इज व्हाट, 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो, 3D शेप है, 3 डायमेंशनल, ठीक है। और आप कह सकते हो कि जो सर्कल होता है वो 2D होता है, स्फीयर उसी का 3D वाला पार्ट है, ठीक है। सो स्फीयर का एक सेंटर होगा, ठीक है, और सेंटर से जो लाइन इस तरीके से जाती है अपनी स्फीयर की किसी भी पार्ट को टच कर रही होती है, दैट इज नोन एज द रेडियस। सो ये सभी क्या होंगे, स्फीयर के रेडियस होंगे, है ना। ये सभी क्या होंगे, स्फीयर के रेडियस होंगे। दोबारा बना लेते हैं। सो ये बात तो काफ़ी कॉमन सी है और आप सभी को पता भी होगी कि रेडियस होता है, और रेडियस से जितने भी पॉइंट्स जाते हैं सरफेस पे, दे आर दी, सॉरी, ये सेंटर होता है और जितने भी पॉइंट सरफेस पे जाते हैं दे आर दी रेडियस, ठीक है। सो इसी तरीके से जो हमारा ये जो होता है ना कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, इनका भी सेंटर होता है, ठीक है। इनका भी सेंटर होता है क्योंकि ये है तो उसी स्फीयर का पार्ट ना, ठीक है। अब वो स्फीयर यहाँ पर नहीं रहा, ये उसका अब एक कटेड पोर्शन हमने ले लिया, बट फिर भी इनका सेंटर होगा, और वो सेंटर अपने जो इनका ओरिजिनल जो स्फीयर जिसका ये पार्ट थे पहले, वही इनका सेंटर रहेगा। लेकिन क्योंकि अब ये जो है इसको तो हम सेंटर ऑफ स्फीयर बोलेंगे, बट अब ये एक्चुअल में स्फीयर का पार्ट तो नहीं है, पहले थे, इसीलिए अब यहाँ पर हम उसको नई टर्म के साथ याद रखते हैं, नई टर्म के साथ डिनोट करते हैं, दैट इज दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या है ये, सेंट्रल पॉइंट है, इट इज नोन एज दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और हमारी जो पोल है ना, दिस इज योर पोल, जो रेड पॉइंट से शो कर रखा है, दिस इज योर पोल, और पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ये बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ, अभी हम डेफिनेशन से भी अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन पूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की लाइन पूरी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बेसिकली आप कितना भी एक्सटेंड कर लो क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। क्या है ये, इमेजिनरी लाइन। हमारे जो रे डायग्राम्स की कंस्ट्रक्शन होनी है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो फोकस है, पोल है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन्हीं से पास कराते हैं एक ऐसी लाइन जो काफ़ी लंबी हो, ठीक है। वहीं पर सारे रे डायग्राम्स वगैरह उसी के बेसिस पे हम बनाते हैं, बट याद रखना दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। सो अब कई बार बच्चों को डाउट भी आता है कि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को तो हम रेडियस भी कह रहे हैं, है ना, रेडियस भी कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को, राइट। लेकिन आप उसको प्रिंसिपल एक्सिस भी कह रहे हो। सो क्या डिफरेंस है, रेडियस को एक और नाम देने की क्या ज़रूरत थी। गाइस ध्यान रखना, रेडियस हमेशा, देखो यहाँ पर ही क्या है, सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट ये है, और मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको प्रिंसिपल एक्सिस कह रही हूँ, और इस कंडीशन में ये रेडियस भी है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा यही लाइन रहेगी। लेकिन रेडियस चेंज हो सकता है, रेडियस कोई भी वो पॉइंट जो अटैच हो रहा है ना, मतलब कोई भी पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, कोई भी लाइन, वो रेडियस ही कहलाएगी। क्लियर हुआ, थोड़ा सा ओवरव्यू मिला आपको क्या पढ़ना है अभी हमें, ओके। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, हार्ड सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टिव सरफेस, और ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो चुकी है। और ये जो आपका फोकस है वो आई नो अभी आपको नहीं समझ आया है, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। उसको हम इन डिटेल
पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो लाइट रेस पैरेलल आती है वो इस तरीके से जब वो रिफ्लेक्ट होती है ना, वो फोकस से पास होके जाती हैं। ठीक है, सो हम वो पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन विद दी पोल्स। बेसिकली डिस्कशन तो स्टार्ट हो चुका है, डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले हम पोल की। ठीक है, सो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड दी पोल। ठीक है, सो सेंटर, अब मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अपर्चर कहते हैं। सो अपर्चर का सेंटर भी कह सकते हो, या फिर सिंपली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसका जो सेंटर होगा स्फेरिकल मिरर में, उसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। क्लियर है सभी को? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमारा जो मिरर है, कॉनकेव मिरर, इस तरीके से पॉलिशिंग हो रखी है एंड ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, यहाँ पर सारी दूसरी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा, फोकल लेंथ होगी, बट ये जो पॉइंट है, जो बिल्कुल मिड पॉइंट है अपने इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, दिस इज दी पोल। ठीक है, पोल क्लियर हुआ क्या होता है? आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। इट लाइज ऑन दी सरफेस ऑफ दी मिरर। ठीक है, मिरर, ये मिरर है ना अपना, मिरर तो यही है एक्चुअल में। मिरर को देखा जाए सो ये पोर्शन अपना मिरर का है पूरा, जितना मैंने अभी ड्रॉ किया है। सो मिरर की ही सरफेस के बीचों बीच लाई कर रहा होगा, यानी कि ऑन दी सरफेस ऑफ मिरर। ठीक है, और हम इसको बात करें तो द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। ठीक है, हम रे डायग्राम जब बनाएंगे तो पूरा नेम नहीं लिख सकते, पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस है, फिर तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा उस रे डायग्राम में, है ना। सो छोटे छोटे लेटर से छोटी छोटी डिनोशंस रखते हैं सो दैट हमें सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो इसको डिनोट करते हैं हम लेटर पी से। ओके, सो आई होप आपको पोल अच्छे से समझ आ चुका है। सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट विच इज नोन एज पोल। और हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? बेसिकली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, अभी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर में, आपको पता होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, बेसिकली दोनों की ही बात करी जाती है। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर ले लो या कॉन्वेक्स मिरर ले लो, दोनों की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उसका जो पार्ट है, मतलब कि वो किसका पार्ट है? एक स्फीयर का पार्ट है ना, एक स्फीयर का पार्ट होती है ये। ठीक है, सो इसी तरीके से जब ये एक स्फीयर का पार्ट है तो फिर इस स्फीयर का एक सेंटर होता है। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो स्फीयर वाला सेंटर है, ठीक है, जो स्फीयर वाला सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है मिरर के लिए। ठीक है, मिरर के लिए क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और उसको लेटर सी से रिप्रेजेंट करा जाता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लेटर सी से रिप्रेजेंट करेंगे, पोल को हमने लेटर पी से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है सभी को? ओके, अब यही चीज़ें अगर हम कन्वेक्स मिरर के केस में भी देखें तो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर, ओके, कन्वेक्स मिरर को हम लास्ट में कर लेंगे, अभी हम कनकेव मिरर की बातें करेंगे। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं पैरेलल की, सॉरी नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है? सो बेसिकली हमें जब हम रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ते हैं सो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? नॉर्मल लाइन की, है ना। सो नॉर्मल लाइन को ही हम समझने जा रहे हैं, क्योंकि देखो हम अपने प्लेन मिरर्स की बात करें सो प्लेन मिरर में तो नॉर्मल लाइन निकालनी काफ़ी आसान है। इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। सो किसी भी पॉइंट पे आप बस परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दो, दैट विल बी नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं स्फेरिकल मिरर्स की बात करूँ, लेट्स सपोज इट टू बी अ स्फेयर। ठीक है, सो ये क्या है? स्फेयर है। अब अगर मैं इसका कोई भी पोर्शन काटती हूँ तो वो स्फेयर का ही पार्ट होगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो सो इसका हर एक पॉइंट जैसे डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर जो है इस तरीके से डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है,
ये क्या है, डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है ना। ओके, सो ये क्या होती है, डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे इस तरीके से चेंज हो रही है। बल्कि प्लेन मिरर्स में एक ही मतलब सेम सरफेस रहती थी, सेम एंगल वगैरह रहते थे, सो आप डायरेक्टली अपना 90 डिग्री का एंगल कोई बना के आप उसको नॉर्मल कह सकते थे। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल इन स्फेरिकल मिरर्स। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ के लिए आपको समझना होगा टेंजेंट टर्म को। ठीक है, सो सबसे पहले टेंजेंट से भी पहले हम समझ लेते हैं, मतलब रिवाइज कर लेते हैं अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और रेडियस को। ठीक है, सो देखो ये स्फेयर था, मान लो एक स्फेयर है, इसी का पार्ट मान लो मैंने लिया ये कॉन्केव मिरर का। ठीक है, ये ले लिया हमने कॉन्केव मिरर। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो कॉन्केव मिरर है, अब मैंने मान लो यहाँ पर ले लिया है, लेकिन पहले तो यहीं पर था ना। ठीक है, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, अब हमने इसको मिरर बना लिया। ठीक है, पहले तो इस स्फेयर का ही पार्ट था, इसीलिए जो स्फेयर का रेडियस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ दिस कॉन्केव मिरर, एंड ऑल्सो जो स्फेयर का ये जो सेंटर होगा ना, सेंटर ऑफ स्फेयर, वही हमारे कॉन्केव मिरर का भी सेंटर होगा। लेकिन अब क्योंकि वो इस स्फेयर का पार्ट नहीं रहा, इसीलिए हम उसको सेंटर ऑफ स्फेयर ना बोल के हम उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ कॉन्केव मिरर की बजाय सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, कॉन्केव मिरर भी नहीं, कर्वेचर। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आपको सेंटर वाली टर्म और रेडियस वाली टर्म अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब देखो, अब टेंजेंट टर्म को समझते हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन और प्लेन दैट touches a curve or curved surface at a point, but if extended does not cross it at that point. ठीक है, क्या मतलब है? देखो, ये टेंजेंट्स कुछ मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं, आप देख सकते हो अलग अलग कलर से, राइट। सो देखो यहाँ पर क्या है, ओके, यहाँ पर क्या है, ये टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसा प्लेन है जो कि हमारे कर्व या फिर कर्व्ड सरफेस को, ठीक है, दिस इज अ कर्व, ये क्या है, हमारी कर्व्ड सरफेस है जिसकी बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, सो हमारे किसी कर्व को या फिर कर्व्ड सरफेस को एक पॉइंट पे टच करता है और वो सिर्फ उसी पॉइंट पे टच करेगा, उसके बाद वो किसी भी पॉइंट पे उसको टच नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ये टेंजेंट लाइन है, अभी यहाँ पर इसी पॉइंट को टच कर रही है, इसके अलावा मैं इसको कितना भी आगे खींच दूँ, कितना भी पीछे खींच दूँ, अब ये स्फेयर को दोबारा टच नहीं करेगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी टेंजेंट, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा। ठीक है, सो ये सभी क्या है, स्फेयर के टेंजेंट्स हैं। ओके, ठीक है, ये सभी क्या है, टेंजेंट्स हैं। ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे स्फेयर को टच करेंगे और किसी पॉइंट पे टच नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो टेंजेंट का क्या मतलब है, हमें क्या समझना है टेंजेंट से। देखो टेंजेंट से क्या मिल गया हमें, बेसिकली टेंजेंट से हमें मिल गई एक ऐसी सरफेस जो कि प्लेन है। ठीक है, सभी क्या है, दिस इज अ प्लेन सरफेस। ठीक है, हमें मिल गई स्फेरिकल और कर्व्ड सरफेस पे हमें टेंजेंट की वजह से मिल गई एक प्लेन सरफेस, है ना। और अब अगर मुझे कोई कहे कि इस प्लेन सरफेस पे आप नॉर्मल बनाओ, ठीक है, इस प्लेन सरफेस पे आप नॉर्मल बनाओ, तो आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आप इसको बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे लाइन सीधी खींच दो, बन गया नॉर्मल। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे इस लाइन को इस तरीके से खींच देंगे। यहाँ पर भी 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ भी, इन सभी को आप 90 डिग्री के एंगल पे ज्वाइन कर दोगे, ये सभी बन जाएंगे नॉर्मल। सो आप और अच्छे से ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, आप पूरा स्केल पेंसिल अच्छे से यूज़ करके ड्रॉ करोगे। सो ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे ना, उसको बोलेंगे जैसे हम रेडियस, मतलब कि ये रेडियस वाले पॉइंट पे मिलते हैं जाके। ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं टेंजेंट। और आपने पढ़ा है कि भाई टेंजेंट क्या हो गई, एक प्लेन सरफेस हो गई। अब प्लेन सरफेस मिल गई तो आसानी से आपने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, यानी कि नॉर्मल बन गया। क्लियर हुआ? अब नॉर्मल क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइन जो कि हमारे इस सरफेस को टच कर रही है, ठीक है, हमारी स्फीयर की, यानी कि
हमारे स्फेरिकल मिरर की सरफेस को टच कर रही है। ओके, सो नॉर्मल भी आपको ड्रॉ करना आ गया। क्या होता है नॉर्मल, फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने एक स्फेरिकल सरफेस पे, मतलब कि कर्व्ड सरफेस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें चाहिए एक प्लेन सरफेस, ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट है एक प्लेन सरफेस की, जो कि हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस में नहीं होती। सो रिक्वायरमेंट तो उसी की है, ठीक है। सो यहाँ से अब हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और याद रखना टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको यहाँ पे एक लाइन आएगी ना, उस पॉइंट से टच करके जाएगी सर्कल को और वो चली जाएगी, वापस से सर्कल को टच नहीं करेगी, ठीक है। इस तरीके से अब हमारा ये मान लो इसका भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। अब इसका टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से आपका अच्छे तरीके से बनाओगे, सो इस तरीके से आपका टेंजेंट मिलेगा, ठीक है, यहाँ से इस तरीके का। मतलब बेसिकली आप इन सबको जब ज्वाइन करोगे ना, सो यहाँ पर आपका जो बीच वाला पोर्शन, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका थोड़ा इस साइड होगा, ठीक है, यानी कि जो सेंटर है अपने स्फेयर का, ठीक है। सो उसका जब आप चेक करोगे, सो सभी आकर इसी पॉइंट पर मीट कर रहे होंगे, सभी जो आपके नॉर्मल आपने ड्रॉ करे हैं इस टेंजेंट से। क्लियर है। सो जब आप इन सबको ज्वाइन कर रहे हो, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिल रहे हैं अपने कॉन्केव मिरर के, सो हम कह सकते हैं कि कोई भी लाइन, देखो टेंजेंट तो आप कितने मर्जी बना सकते हो, यहाँ से बना लो, यहाँ से बना लो, यहाँ से बना लो, कितने मर्जी बना लो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, टेंजेंट तो आप कितने भी बना सकते हो, इसीलिए, और हर एक टेंजेंट से आप एक ड्रॉ भी कर सकते हो नॉर्मल, ठीक है। इसीलिए क्या कहा हमने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी जो लाइन जा रही है हमारे सरफेस को टच कर रही है किसी हमारे कॉन्केव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, वही क्या हो जाएगी, उसका नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन याद आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द स्फेयर है, और सेंटर से कोई लाइन जब टच करती है हमारे स्फेयर को, दैट इज नोन एज द रेडियस, है ना, उसको तो हम रेडियस बोलते थे, राइट, ठीक है, रेडियस हो गया, है ना, पूरा जो पोर्शन अगर हम देखें, दिस इज द रेडियस, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जितने भी नॉर्मल बनेंगे, ठीक है, अगर कोई नॉर्मल बनाने के लिए कह रहा है, सो डायरेक्टली आप रेडियस ड्रॉ कर दो अपने स्फेयर का, और वो आपका बन जाएगा एक स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, COC, यानी कि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को COC करके बोलेंगे, कई बार यहाँ पर मेंशन भी होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर का पार्ट नहीं है। अब आप ध्यान दो, तो मिरर तो सिर्फ इतना है, मिरर तो सिर्फ इतना है, हमने देखा था कि पोल तो मिरर का पार्ट है क्योंकि वो इतने पार्ट पे लाई कर रहा था, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कहीं यहाँ जाके लाई कर रहा होगा, है ना, यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारा रेडियस। लेकिन ये जो हमारा कर्व्ड जो मिरर है, इसके जो बाहर है ना, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसके बाहर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है, ओके। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके आगे प्रेजेंट होगा, बल्कि कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूँ तो उसका क्या होगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट लाइज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, चलिए हम एक स्फेयर को देखते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स सपोज हम इस स्फेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो है पहले कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर काटा था, इसको हमने क्या बना दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हमने कर दिया पॉलिशिंग, यानी कि पॉलिश सरफेस। इसके तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। अकेला हम इसको फोकस करके चले इस मिरर को, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, दिस विल बी दी रेडियस, दिस विल बी दी पोल, फिर यहाँ पर एक पॉइंट फोकस भी होगा जिसको हम बाद में समझेंगे,
ठीक है। अब अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो यहाँ पर आप ले सकते हो कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है, और आप इस वाली सरफेस को पॉलिश सरफेस बना सकते हो, ठीक है। क्या सरफेस बन जाएगी अपनी? ये वाली पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। जब ये वाली सरफेस पॉलिश्ड बन गई यानी कि ये वाली सरफेस कैसी होगी? यस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, सो दिस विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो मिरर हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये सभी स्फेयर का ही पार्ट है, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर है, ये कॉन्केव वाला है अगर यहाँ पॉलिशिंग कर दी तो, और ये कॉन्वेक्स वाला है, ठीक है। यानी कि दिस आर अ पार्ट ऑफ स्फेयर। सो ऐसा तो नहीं होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारा सेंटर उठ के यहाँ आ जाएगा, रेडियस यहाँ बन जाएगा और ये सारी चीज़ें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, हमारा जो रेडियस होगा वो यहीं पर रहेगा, ठीक है। सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पर रहेगा, रेडियस यही रहेगा, ठीक है, अगर एक ही स्फेयर का पार्ट है तो। ओके, बस क्या है, इतना बदल जाएगा कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ लाई करेगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और कॉन्केव मिरर के केस में क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसी तरफ लाई करती है तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना और रेडियस, ये सभी उसके आगे की तरफ लाई करते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। और यहीं पर अगर मैं पोल की भी बात बताऊं तो पोल तो यहीं पर बनेगा उसके बीचों बीच, ठीक है। ओके, पोल यहीं पर रहेगा। पोल तो बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीचों बीच जो पॉइंट होता है दैट इज नोन एज दी पोल। ओके, सो आई होप आपको अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो बेसिक हैं वो आपको क्लियर हो चुकी हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, ये सब तो बहुत इजी था। पोल भी आई होप आपको क्लियर हो चुका है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, वही चीज़ें रहेंगी क्योंकि स्फेयर तो यही है ना, यहाँ पर थोड़ी ना आएंगे, ठीक है। यही पीछे की तरफ रहेगा, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। वापस से चलते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या है, रेडियस ऑफ दी स्फेयर पे बात करेंगे, वही जो हमने डिस्कस कर लिया है। रेडियस ऑफ दी स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी बात है, अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं, ठीक है। सो कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बेसिकली यहाँ स्पेलिंग आपको गलत दे रखी है, स्पेलिंग इज दिस, ठीक है। स्पेलिंग है कर्वेचर की यहाँ पे गलत दे रखी है, ठीक है, ये। सो देखो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पार्ट होगा वो होगा तो रेडियस, लेकिन अगेन क्योंकि ये स्फेयर का पार्ट अब नहीं रहा, पहले था, सो दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो रेडियस ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का ही रेडियस जिसका ये पहले जो स्फेरिकल मिरर है वो पार्ट था, okay, of the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. It is represented by the letter R. radius को letter R से represent करते हैं, वो भी capital R से। The distance of PC is equal to the radius of curvature. PC distance क्या है? P is basically, याद है ना, P पोल को हम represent कर रहे थे P से, और C क्या है? कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रहेगा ये सभी को? काफी सिंपल था ना, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस की। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पोल एंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हमें एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करना है जो कि पोल से, ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया, मिरर के पोल से और हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ये हो गई वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। दिस लाइन इज कॉल्ड दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट द पोल, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसके पोल के, जो मिरर है ना, देखिए जो यहाँ पर मिरर है इसका जो ये क्या है, पोल है,
ठीक है, ये क्या है, पोल है। पोल के जो नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पे जो होगा, अब यहाँ पे पोल से जो टेंजेंट बन रहा होगा उससे जो 90 डिग्री पे लाइन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दैट विल बी दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दैट विल बी दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पी ए मैंने वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, प्रिंसिपल एक्सिस ही होता है एक्चुअल में जो हम टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। रेडियस तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स रेडियस हैं, बट प्रिंसिपल एक्सिस यही पॉइंट रहेगा हमेशा, जिसको मैंने ब्लू कलर से डिनोट करा है। दिस विल बी दी प्रिंसिपल एक्सिस फॉर ऑलवेज। ठीक है, A number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror. ठीक है, अब देखो, चलो ये हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम शो कर दूंगी। बहुत सारी रेज जो है पैरेलल चलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, जो कि कॉनकेव मिरर पे फॉल कर रही हैं। ठीक है, बेसिकली जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलली हमें रेज को डालना है। ठीक है, ओके। Observe the reflected rays. They all are meeting or intersecting at a point on the principal axis. अब जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी ना वो भी इस तरीके से आएंगी। ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगी। दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के अब हम फोकस की बात करना हमने स्टार्ट कर दी है। फोकस क्या होता है बेसिकली, ये देखिए यहाँ पर, ओके इस डायग्राम को ध्यान से समझो। ये सभी रे हमने क्या करी है, ये देखो, इसका इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है दैट दे ऑल आर इंसिडेंट रेज। ठीक है, सो ये सभी रे इंसिडेंट हुई है, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये पैरेलल रेज ईच अदर से हो या ना हो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, मतलब कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है सभी रेज। ठीक है, अब ये रेज जब जा रही है तो आप देख सकते हो ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होंगी, है ना। हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस पे किसी भी पॉइंट को टच कर दो, दैट विल बी दी नॉर्मल। ठीक है, ये टच कर दिया, ये टच कर दिया। ठीक है, ये सभी क्या ड्रॉ हो गए, नॉर्मल ड्रॉ हो गए। अब देखो ये जो हमारी ये आई है, हमारी इंसिडेंट रे, इसको आप देख सकते हो नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के आई है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे। अब बेसिक सी बात है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो ये एंगल बना कर आई है वही एंगल बना कर जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्शन भी होगी और उसी एंगल से रिफ्लेक्शन होने वाली है। क्लियर हुआ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाकर आई है उसी एंगल के साथ वापस जाएगी। दिस इज बेसिकली द नॉर्मल। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। ओके, सो यहाँ पर जो एंगल बना है उसी के साथ ये जाएगी, और जाएगी कहाँ पर, इस पॉइंट पे आकर मीट हो जाएगी। यहाँ पर दूसरी रे की बात करें तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा। अगेन यहाँ क्या हो रहा है, नॉर्मल के साथ ये वाली रे कुछ ना कुछ एंगल बना कर आई है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल को ज्वाइन करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, है ना। अब आप देख सकते हो ये है कुछ एंगल आई, ये है कुछ एंगल आर। ठीक है, अब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आ गई। इसी तरीके से आप इनको ऑब्जर्व करोगे, जब आप अपनी नोटबुक में पेंसिल और स्केल लेके बैठोगे तो ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, सो सारे जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, ध्यान रखना रिफ्लेक्टेड रे की टर्म्स में बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन हमेशा जब दो रेज मीट करेंगी वहाँ पर होगी, बट जो रेज मीट कर रही हैं दे शुड बी रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, कहीं पर मान लो एक केस ऐसा भी आएगा, इंसिडेंट रे मीट करेगी और एक रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी मान लो। ठीक है, सो किसी और इंसिडेंट रे की मान लो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और इंसिडेंट किसी और रिफ्लेक्टेड रे की आ रही है। सो आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन का, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वही होगा इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देखो तो ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज आकर इस वाले पॉइंट पर मीट कर रही है, विच इज़ नोन एज दी फोकस। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, फोकस।
प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हुआ कॉनकेव मिरर के साथ कैसे बनता है प्रिंसिपल फोकस? ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, सो आप सब ये नोट कर सकते हो, उसके बाद मैं रब कर दूंगी। चलिए, तो अब हमारा जो है कॉनकेव मिरर का फोकस हमने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बारी कॉनकेव मिरर का फोकस। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो कॉनकेव मिरर के फोकस में क्या होगा कि जो हमारी पैरेलल रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, हमेशा याद रखना जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है सबको क्लियर होना चाहिए, ये क्या है, पोल वाला पॉइंट है, पी से हम पोल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। हमेशा देखो इस तरीके से जब हमने यहाँ पे पॉलिशिंग कर रखी है और ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रही है, यानी कि ये क्या है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर की यहाँ बात कर रहे हैं। तो अगर हमने इन्फिनिटी से कहीं से भी कह सकते हो, बेसिकली जो हम पैरेलल रेस की बात करते हैं वो इन्फिनिटी से ही आती हैं। ठीक है, सो इन्फिनिटी से जो हमारी पैरेलल रेज आई और वो पैरेलल रेज एक दूसरे के भी पैरेलल है, प्लस प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल है। ठीक है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई लाइन है, दैट इज दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज दी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर जो इन्फिनिटी से जो पैरेलल रेज आई हैं, अब वो जब हमारे मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा? अगेन काफ़ी नॉर्मल सी बात है आप सभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी पॉइंट हमारे इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है, दैट इज नोन एज दी नॉर्मल। ठीक है, आप काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो पेंसिल और स्केल से अपनी नोटबुक में। ठीक है, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस हम यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, अब हमने यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इस लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की ये वाली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से क्या हुआ, ये लाइन बन गई हमारी नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल बन चुकी है। कोई भी आप ले सकते हो, यहाँ से आप यहाँ पर भी ज्वाइन करोगे ना, सो दिस विल बी द नॉर्मल। यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर रहे हो स्ट्रेट लाइन में, दैट इज दी नॉर्मल। ठीक है, सो अब नॉर्मल तक क्लियर हुआ। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा है, जब हमारी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ पर कोई इंसिडेंट रे आती है, उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो हमेशा जो वो एंगल नॉर्मल के साथ बना के आई थी ना, मान लो नॉर्मल लाइन हो गई है नॉर्मल। ओके, सो यहाँ पर ये जो एंगल इसने बनाया था, एंगल आई विच इज़ नोन एज इंसिडेंट रे वाला एंगल, ठीक है, वही एंगल बनाकर ये जाएगी, दैट इज़ दी एंगल आर रिफ्लेक्टेड रे वाला एंगल। ठीक है, सो यहाँ पर भी वही चीज़ें हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो लॉ है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक मिरर की सरफेस पे एप्लीकेबल होते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, स्फेरिकल मिरर है बट फिर भी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है यहाँ पर, ये नॉर्मल रे है, इंसिडेंट रे कुछ एंगल बनाकर आई, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी और स्ट्राइक करेगी हमारे इस पॉइंट पर। ठीक है, एक और रे हमने पास करा दी, सेकेंड नंबर की रे, जो कि पैरेलल है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी रे की। ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से और दूसरी रे से भी पैरेलल है। सो अब जब ये कॉनकेव मिरर की सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है तो क्या होगा, अभी वापस से इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, अगेन वही बातें होंगी, यहाँ पर भी नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हो,
ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। अब जो एंगल देखो यहाँ देखते हैं, ये हो गई पैरेलल रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और हमारा नॉर्मल हो गया कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल बना कर आई है इसी एंगल से जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल हो चुका है अभी आपके लिए, ठीक है। सो ये एंगल इक्वल हो जाएगा अगेन। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है, देखो यहाँ वाली रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पॉइंट से जा रही है, ठीक है। यहाँ इस वाली इंसिडेंट रे की जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी यहीं से क्रॉस कर रही है। सभी जो पैरेलल रेज है वो सभी इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी। सो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, और ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, तो हम इसको नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का, ठीक है। सो ये हो गया कॉनकेव मिरर का फोकस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है, ठीक है। अब कोई भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी हमने 2 बार रिपीट कर ही लिया है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये है हमारे कॉनकेव मिरर की कहानी, ठीक है, कॉनकेव मिरर। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपके सिलेबस में जो मिरर्स है ना, स्फेरिकल मिरर्स, उनका स्मॉल अपर्चर होगा, ठीक है, यानी कि उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी ये काफ़ी छोटी होगी, बिल्कुल प्लेन के बराबर होगी, ठीक है। सो ये आपके सिलेबस में जो आपको जितने भी जैसे रे डायग्राम्स पढ़ोगे, फोकस पढ़ रहे हो, फॉर्मूलेज वगैरह, ये सभी उसी पर डिपेंडेंट है कि अपर्चर जो होगा ना, अपर्चर काफ़ी छोटा होगा, ठीक है, अपर्चर काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर को अब ध्यान से समझना है। अब देखो अगर आपको कॉनकेव मिरर अच्छे से समझ आ गया ना, तो कॉन्वेक्स मिरर की भी वही कहानी है एज इट इज़, बस क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस चेंज हो जाती है इसीलिए थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं, बाकी सब सेम है। फोकस यहाँ पर भी उसी पॉइंट को कहेंगे जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग जो हमारी लाइंस हैं, रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, वो मीट करेंगी ऑफ दी पैरेलल इंसिडेंट रेज, ठीक है। इस तरीके से कुछ यहाँ पर भी होगा। लेकिन देखो आप कॉनकेव मिरर की पहले बात करो, कॉनकेव मिरर में आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था जहाँ पर एक्चुअल में रेज मीट करती है, एक्चुअल में जहाँ पर रेज मीटिंग होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं, वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगी। देखो अगर रेज मीट कर रही है तो इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रेज हैं वो एक्चुअल में मिल रही है, ठीक है, एक्चुअल में वो मिल रही है रिफ्लेक्टिंग रेज, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम देखेंगे रेज एक्चुअल में नहीं मिलती। ओके, पहले कॉनकेव मिरर को देखो, कॉनकेव मिरर में रेज की एक्चुअल मीटिंग हो रही है, ठीक है। अब क्या करें फिर, देखो एक्चुअल मीटिंग हो रही है यानी कि यहाँ पर जो फोकस होता है दैट इज रियल फोकस, ठीक है, रियल फोकस। एक होता है इन्वर्टेड, देखो 4 टर्म्स होती हैं, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड और इरेक्ट को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी 2 टर्म्स को देखो। रियल का मतलब है जहाँ पर रेज की, जैसे कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर कोई हमारी इंसिडेंट रे आती है और प्रिंसिपल फोकस के अगर वो पैरेलल है, ठीक है, सो वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे, और वो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं दैट इज़ दी फोकस। और क्योंकि वो एक्चुअल में मीट करती हैं इसीलिए हम इसको फोकस रियल वाला कहते हैं। रियल मतलब जहाँ एक्चुअल में मीटिंग हो रही है, और वर्चुअल मतलब जहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि मीटिंग हो रही है, हमारी आइज़ ऐसा सोचती हैं कि भाई हाँ मीटिंग होती है, बट मीटिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। सो ये था आपका रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर को समझने के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में बेसिकली क्या होगा, अब देखो अगेन वही पॉइंट फोकस वाला पॉइंट कहलाएगा जहाँ पर हमारी ये जो पैरेलल वाली रेज है, जो कि अपने आप भी पैरेलल है, मतलब जो इंसिडेंट रेज हैं, देखो 2 कंडीशंस हैं यहाँ पर, इंसिडेंट रेज
एक तो ये आपस में पैरेलल हो इस तरीके से, ठीक है। और ऐसा हो सकता है आपस में तो पैरेलल है लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ पैरेलल नहीं है, देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, जहाँ पर इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल हैं और साथ ही साथ वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर हम जो कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज दिस, ठीक है। अभी आपको यही कंडीशन पढ़नी है, ओके, इसको अभी भूल जाओ, ओके। सो इंसिडेंट रेज आपस में भी पैरेलल देख सकते हो और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके भी पैरेलल हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो अब क्या समझना है, अब बारी आती है कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। सॉरी, पॉलिश्ड सरफेस ये वाली होगी, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस। और अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ओके, ये तो आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जल्दी से अब आप सभी को याद हो तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। और कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्केव मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बट यहाँ पर उसका अपोजिट हो रहा है, ओके। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक ज्वाइन करने वाली कोई भी लाइन दैट इज द नॉर्मल, वो अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल, ओके। ये सभी क्या है, ये है नॉर्मल। यहाँ से भी आप यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सभी क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है, ओके। अब एक रे का जो आपको ड्रॉ करके दिखा रखा है, एक रे के साथ नॉर्मल वाली लाइन, उसके साथ ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सो ये जो नॉर्मल वाली रे है इसके साथ ये जो इंसिडेंट रे है यानी कि जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे क्या कर रही है, ये स्ट्राइक कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे और साथ ही साथ ये नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंगल बनाएगी अपने नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट करते हुए, मतलब इंसिडेंट होते हुए, उसी एंगल के साथ ये वापस चली जाएगी सरफेस पे रिफ्लेक्ट होते हुए, यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये वाली कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होगी, ओके। और क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, इसी तरीके से इस वाली कंडीशन में भी होगा, नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, फिर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होगा। यानी कि आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर इसके पैरेलल में जो रे आई है इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो जो नॉर्मल, अब नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ज्वाइन करने वाली कोई भी लाइन है ना। सो इस लाइन ये भी क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर अब आप ध्यान से देखो, सो यहाँ पर भी तो एक रे इंसिडेंट हुई है, ठीक है, देख पा रहे हो एरो इस तरीके का, राइट। सो ये जो इंसिडेंट रे है, क्योंकि अब ये नॉर्मल के साथ एंगल क्या है इस इंसिडेंट रे का, 0 डिग्री है, राइट। सो एंगल रिफ्लेक्टेड रे का भी क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा। यानी कि जिस पाथ से ये रे आई थी उसी पाथ से वापस चली जाएगी, इस केस में ऐसा होगा। सो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल डिस्कस करें तो क्या हुआ है, सभी रेस को ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्टेड रेस को ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्टेड रेस इस तरीके से जा रही है। और फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेस 2 तरीके का नेचर शो करेंगी, या तो वो सभी रेज आकर किसी पॉइंट पे इस तरीके से मिल रही होंगी जो कि कॉन्केव मिरर के केस में हो रहा था, यानी कि कन्वर्जिंग नेचर है, कन्वर्जिंग रेज है, राइट। और अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ क्या हो रही है, रेज डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कि
डाइवर्जिंग रेज हैं। क्लियर है? सो डाइवर्जिंग रेज और कन्वर्जिंग रेज का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये सभी, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये सीधी कभी भी मीट इन हालातों में तो कर ही नहीं सकती, है ना। डाइवर्जिंग रेज एक रे उधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर, एक उधर, सभी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। आपको लगता है कभी मीट करेंगी? नहीं करेंगी, ठीक है। कभी कहीं पर भी चले जाओ इन्फिनिटी तक, कभी नहीं मीट करेंगी। सो इन्हें मीट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड कर देंगे। और कौन सी वाली रेस को, रिफ्लेक्टेड रे को या इंसिडेंट रे को? तो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे को ही। सो इस वाली रे को आपको इस तरीके से एक्सटेंड करना है, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। इस वाली रे को भी इस तरीके से एक्सटेंड कर दो, इसको भी ऐसे खींच दो, इसको भी ऐसे, इस वाली को भी ऐसे, और ये सभी आप ऑब्जर्व करोगे ये सभी इस तरीके से मिलते मिलते इस वाले पॉइंट पर मिल जाएंगी एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकस भी हमने डिस्कस कर लिया है। क्या होता है बेसिकली कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के फोकस में डिफरेंस? अब बता सकते हो, आप में से कोई बता सकता है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के फोकस में क्या डिफरेंस होता है? देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। फोकस यहाँ पर जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरी साइड, अपोजिट साइड लाइट कर रहा है, यानी कि फोकस कैसा है, यहाँ पर वर्चुअल फोकस प्रेजेंट है, ठीक है। वर्चुअल फोकस प्रेजेंट है। रेज जो है वो एक्चुअल में कोई मीट नहीं करती है, लेकिन हम उनको इस तरीके से पीछे की तरफ रिट्रेस कर देते हैं उनका पाथ, तो वो हमें पीछे की तरफ वर्चुअली मीट करती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। सो ये तो हो गई आपकी फोकस की कहानी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स की, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स चाहिए होते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। ये सब कुछ हमने रीड कर लिया है, ठीक है, ऑलरेडी स्लाइड्स में। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स की। ओके, सो यहाँ बेसिकली आप जब इस पैराग्राफ को रीड करोगे, सो आपको ये बता रखा है कि जो हम कॉन्केव मिरर की बात करें या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, सो वहाँ पर अलग अलग पोजीशंस पे, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज यहीं पर हम इस वाले फिगर को देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रही हूँ, एक बार तो मैं इन्फिनिटी, ये क्या है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। फिर मैं जो इसके इमेज ऑब्जर्व करूँगी वो किस तरीके की बनेंगी कॉन्वेक्स मिरर से और कॉन्केव मिरर से, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी के बाद मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा इधर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, फिर क्या होगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। ये मैं आपको केसेस बता रही हूँ जो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है। फिर हमने फोकस पे रख दिया और फिर हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। सो इमेज कहाँ बनेगी वो सब हमें अब डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, you will see in the above activity that the nature, position and size of the image formed by a concave mirror depends on the position of the object in relation to points P, F and C। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम ये जो पोल वाला पॉइंट है, पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं, फोकस पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं रख दी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देते हैं, बियॉन्ड सी रख देते हैं, या फिर इनफाइनाइट पॉइंट पे रख देते हैं, ठीक है। सो इन सब पोजीशन में डिफरेंस होने की वजह से ही इन इमेज के, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्मेशन होगी उनमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और डिफरेंसेस कैसे होंगे, इनके साइज में, ठीक है, इनके बिहेवियर में, यानी कि वर्चुअल होगी, रियल होगी, इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी। Image formed as real for some positions of the object, it is found to be a virtual image for a certain other position। यानी कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग बिहेवियर शो करेगी, जस्ट इतना ही इसका मीनिंग है। इमेज कैसी हो सकती है, जो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में मान लो ऑब्जेक्ट का साइज इतना है,
इमेज इतनी भी दिख सकती है बिल्कुल छोटी सी, जो हमें मतलब बहुत ही कम छोटी सी नज़र आ रही है, या फिर इस ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इतनी इमेज भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, एग्जैक्ट साइज़ की भी होगी और इससे बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, सो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इस टेबल पे हम बाद में आएंगे, पहले हम रे डायग्राम्स को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हम इस टेबल को रीड करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं, सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन से। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, आपके रूल्स हैं। ठीक है, ये क्या गिवन है, आपको रूल्स गिवन है। कुछ हमें 4 रूल्स पढ़ने हैं, उनमें से भी आपको मेनली एक ही पढ़ना है, क्योंकि बाकी के 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, सो देखो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, कोई रे है। ठीक है, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारी रे जो कि पैरेलल आ रही है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, उसके बाद विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये क्या है हमारा, दिस इज आवर कॉन्केव मिरर, और ये क्या है जल्दी से बताओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, यानी कि ठीक है। देखो क्या कहा है कि अगर कॉन्केव मिरर की बात करें तो जो पैरेलल रेज जो आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब वो जो रिफ्लेक्शन शो करेंगी दैट विल बी थ्रू दी पॉइंट फोकस। ठीक है, अब ये सभी जो रेज हैं जब वो रिफ्लेक्ट होंगी वो पॉइंट फोकस से ही रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सो ये सभी इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होंगे, इस पॉइंट पे मीट करेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, सो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। बेसिकली फर्स्ट रूल यही है कि जब एक रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस वाले पॉइंट को जो है टच करके जाएंगी, मतलब जब सारी रेज एक पॉइंट को टच करेंगी उसको हम फोकस बोल देते हैं। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारा कॉन्केव मिरर के साथ कोई भी आप लाइन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जब वो किसी इंसिडेंट एंगल के साथ आ रही है सो रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ जाएगी भी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस करा है, सो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस वाले केस में देख लो, इस वाले केस में यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों ही वर्चुअल होंगे। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो जो ये इंसिडेंट रे आई थी वो एक पॉइंट पर मिलती हुई हमें नज़र आ रही थी। यहाँ देखें तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्ट हो गई, और कोई इंसिडेंट रे डाल लो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये सारी बेसिकली डाइवर्जिंग नेचर शो कर रही हैं। ठीक है, सभी क्या कर रही हैं, डाइवर्जिंग नेचर शो कर रही हैं। ठीक है, सो ये कभी भी मिलने वाला ऐसा नेचर नहीं है कि कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, कभी कन्वर्ज नहीं होती। तो हम इनको इस तरीके से पीछे एक्सटेंड करते हैं और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, रीड कर सकते हैं, appear to diverge from the principal focus। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होने की कंडीशन दिखती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को रूल नंबर 1। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अब एक रे क्या है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है कॉन्केव मिरर में, क्या होगा, पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यानी कि क्या होगा, इंसिडेंट रे। ठीक है, ऑन अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में देखो डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो फर्स्ट कंडीशन में लिखा था पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और सेकेंड कंडीशन में डायरेक्टेड थ्रू लिखा है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो वर्चुअल फोकस है ना, यहाँ पर थोड़ी ना कोई रे आ सकती है, राइट।
सो यहाँ इस एंगल पे जो इंसिडेंट रे अगर कोई आई है उसके साथ जो होने वाला है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था उसका रिवर्सिबल नेचर यहाँ पर शो होगा। वहाँ हमने पढ़ा था कि जब कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है सो वो फोकस वाले पॉइंट से जाती थी, ठीक है। यहाँ पर भी बेसिकली वही है, बस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को हमने चेंज कर दिया, अपोजिट मतलब बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया है। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, दे विल emerge पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो अब क्या होगा, यहाँ पे ये आई इस फोकस वाले पॉइंट से और अब ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएंगी। इस कंडीशन में दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर ये रे क्या आई, दिस इज दी फोकस की तरफ जो डायरेक्टेड है हमारी इंसिडेंट रे, फिर यहाँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। दिस इज दी सेकेंड रूल, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। फर्स्ट रूल क्या था, इसी का अपोजिट, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अब वो जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो जो पॉइंट टच कर रही है दैट इज दी फोकस। अब यहाँ क्या है, फोकस से पास करती हुई एक इंसिडेंट रे है, वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, जस्ट इतना ही है। ओके, अब यहाँ देखते हैं, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है कॉनकेव मिरर की। अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स आ गया, यानी कि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर क्या है, वर्चुअल है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच नहीं कर सकती बट उसकी डायरेक्शन में आ सकती है, ठीक है। सो इंसिडेंट रे क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करते हुए जाएगी कॉनकेव मिरर के केस में, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में उसकी डायरेक्शन में जाएगी। ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। द लाइट रेज कम बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज द इंसिडेंट रेज फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये भी मैंने आपको कहा था ना, हमने 3 तो ऑलरेडी हमें समझ आ चुके हैं, हमने याद ही कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, वही बात है, मैंने आपको बताया था, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को कोई भी पॉइंट से जोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से किसी भी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ दो, क्या होगा, देखो ये क्या बन गया था, हमारा नॉर्मल बन चुका था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। ये सारी रेज क्या है, मतलब रेज नहीं कहेंगे, लाइन कह सकते हो आप, रे नहीं कहोगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जोड़ता है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, सो ये क्या है, अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो यहाँ से मैं अगर इसको ऐड करूंगी, मतलब ज्वाइन कर दूंगी इन दोनों पॉइंट्स को, दिस विल बी नॉर्मल। और हमने पढ़ रखा है कि नॉर्मल के साथ हम बेसिकली एंगल्स को डील करते हैं। अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाकर जा रही है, सो रिफ्लेक्ट होगी एंगल आई से ही। बट अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाकर आई है, सो रिफ्लेक्ट भी 0 डिग्री के एंगल के साथ ही होगी, यानी कि सेम पाथ फॉलो करेंगे, बस इतनी सी ही बात थी, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही है, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई, यहीं से वापस से चली जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल था, ठीक है। अब ये है रूल, ये भी बेसिकली आपने पढ़ ही रखा है, बट फिर भी आप स्फेरिकल मिरर्स के केस में देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्युअली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऑब्लिकली मतलब कोई ना कोई एंगल बना के आई है, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉइंट पी, पोल ऑफ द मिरर, पॉइंट पी क्या है, मिरर का पोल है, वहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनाकर आई है, ऑन द कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो यहाँ पर कोई वर्चुअल पॉइंट नहीं है ना, पोल वाला पॉइंट इज नॉट अ वर्चुअल पॉइंट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एज वेल, इसीलिए यहाँ डायरेक्टेड टुवर्ड्स नहीं, उसके डायरेक्टली हमने लिख दिया कि कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा ऐसा।
इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली, यानी कि ऑब्लिक्वली मतलब कोई ना कोई एंगल बना के जाएगी, ठीक है। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। वही मैंने आपको कहा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर फॉलो होंगे। देखो अब ये क्या है, देखो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो आसानी से, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब नॉर्मल के साथ ही एंगल आई बनाकर आ रही है, सो सिंपल सी बात, एंगल आर बना के ही रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर भी नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाकर आई, एंगल आर बनाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। काफ़ी सिंपल सी बातें हैं ये। तो ये क्या कर लिए हमने, कुछ रूल्स डिस्कस कर लिए जो कि रे डायग्राम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। सो ये हो चुके हैं हमारे रूल्स। Remember that in all the above cases the laws of reflection are followed, ठीक है। यही हमने सभी केसेस को समझा कैसे है, ठीक है, वो सभी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही समझे हैं। और क्योंकि देखो अब क्या है, कुछ बच्चे जो है इनको समझते नहीं हैं, उनको हमेशा ही डाउट रहता है कि देखो अगर आप समझोगे नहीं तो टेंडेंसी है कि आप भूल जाओगे, ठीक है। अगर आप समझ लोगे तो कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं भूलोगे। देखो फिर से समराइज करते हैं, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई रेज आ रही है कॉन्केव मिरर के केस में, सो जब वो रिफ्लेक्ट होंगी सो वो एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। सभी रेज के साथ ऐसा ही होगा एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस पॉइंट, ठीक है। और देखो एंगल के साथ रिफ्लेक्ट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे कुछ ना कुछ, यानी कि नॉर्मल जब हम बनाएंगे सो नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के आती है, सो उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट भी होगी कॉन्केव मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्योंकि अब यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है, यानी कि नॉर्मल भी इसी साइड होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होती है नॉर्मल के साथ, वही एंगल बना के रिफ्लेक्ट भी होती हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जो लॉ नंबर 1 है, ठीक है, एक सेकेंड, जो लॉ नंबर 1 है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, उसको ये भी फॉलो करते हैं बट डाइवर्जिंग नेचर शो करते हैं। इनके जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कैसा नेचर शो करेंगी, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं दे शो डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। कैसा नेचर शो करती हैं, डाइवर्जिंग नेचर। और डाइवर्जिंग नेचर शो करती हैं सो यहाँ पर हमें वर्चुअल फोकस की फॉर्मेशन होती हुई नजर आती है। रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ ज्वाइन कर देंगे एंड दिस विल बी दी फॉर्मेशन ऑफ फोकस। बट ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि अगर वो सभी पैरेलल हैं तो ही ऐसा होगा, और यही आपका फर्स्ट और सेकंड रूल भी कह रहा था। फर्स्ट में तो एज इट इज कह दिया, सेकंड में इसको रिवर्स करके कह दिया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। अगर इस पॉइंट से इंसिडेंट रे आएगी सो पैरेलली वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। थर्ड रूल क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आपके पास कोई रे आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट होकर जा रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करने,